Hi जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टुडेज इंग्लिश ग्रामर क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे कि इंग्लिश ग्रामर है क्या, हमारे लिए किस तरह से इम्पोर्टेंट है। इन रियल इंग्लिश ग्रामर को सीखने का अंदाज क्या है। आया जो एक मेथडोलॉजी हमने अडॉप्ट की हुई है इंग्लिश ग्रामर को पढ़ने की, समझने की, क्या वो ठीक है या उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। जो हमने ऑलरेडी ग्रामर पढ़ी हुई है वो किस हद तक ठीक है, उसमें हमने क्या क्या चेंजिंग करनी है। बहरहाल ग्रामर किसी भी जुबान की, किसी भी जुबान के वो असूल व जवाबित हैं, वो सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स हैं जो उस जुबान को दुरुस्त अंदाज से लिखने या बोलने के लिए ज़रूरी है। ग्रामर क्या है कि वो सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स टू स्पीक एंड राइट अ लैंग्वेज इन अ करेक्ट मैनर। आपने जो बोलना है, जो लिखना है, वो किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, जिन रूल्स के अकॉर्डिंग वो कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, उन रूल्स को आप ग्रामर कहते हैं। अल्फाज आपको आते हैं, अल्फाज आपको पता होते हैं, उन अल्फाज को आपने किस तरह से जोड़ना है, उन अल्फाज ने मिलके क्या पैगाम देना है, ये डिफाइन करती है ग्रामर। यानी किसी भी जो लैंग्वेज है, कोई भी जुबान, उसकी जो बैकबोन है वो ग्रामर है। अब इशू ये है कि हमें दूसरी जुबानों की ग्रामर पढ़ना पड़ती है, या बाज दफ़ा जो लैंग्वेज है उसमें डिफरेंट रूल्स होते हैं। जब आप पढ़ रहे होंगे इंग्लिश ग्रामर या किसी कोई भी ग्रामर आप पढ़ते हैं, उसमें 100% रूल्स को फॉलो नहीं किया जा रहा होता। या यूं कह लें कि ग्रामर है क्या, कोई भी अहले जुबान जो बात जिस तरह से कहता है वही रूल बन जाती। यानी अगर आप उर्दू में देखें तो आप अखबार को बतौर मुज़क्कर ले रहे होते हैं, कोई वो अखबार पढ़ रहा है, या अ, गलत दुरुस्त फिक्रात आप कर रहे होते हैं कि दही जो है वो मुजक्कर है, ये चीज़ मोनस है, ये मोनस मुजक्कर है, तो वो हम किस बेस पे डिफाइन करते हैं कि अहले जुबान ने वो लफ्ज जिस तरह से अदा किया वो ही ग्रामर है। ठीक है। ग्रामर के रूल्स क्या है कि जो अहले जुबान, जो नेटिव स्पीकर्स जिस तरह से उस जुबान को, उन चीज़ों को बोलते हैं, उन्हें ग्रामर कहते हैं। ग्रामर सीखने के दो तरीके हैं, या यूं कह लें कि ग्रामर के हवाले से जो लर्नर्स हैं, या जो करंटली मेरी ऑडियंस है या आप लोग हैं, दो लेवल पे होते हैं। या तो आप बिल्कुल बिगनर हैं, या आपको किसी हद तक आती है, आपने इंप्रूव करनी है। अब आप अगर तो बिल्कुल बिगनर हैं तो आप क्या करेंगे कि आप बेसिक स्ट्रक्चर सीखेंगे कि वो किस तरह से काम करती है और क्यों उस तरह से काम करती है, ये चीज़ें हम सीखेंगे अगर आप बिगनर हैं। यानी आप बिल्कुल बेसिक से लेके चलते हैं कि सेंटेंस है क्या, उसकी टाइप्स कौन सी हैं, उसने किस तरह से काम करना है, किस किस किस्म की हैं, यानी बेसिक बिल्कुल आप जब से सीख रहे होते हैं। लेकिन अगर आप हैं इम्प्रूवर, फिर आप क्या करते हैं कि आप अपने वीक पॉइंट्स देखते हैं, उन वीक पॉइंट्स की आप लिस्ट बनाते हैं, और इस उस लिस्ट के अकॉर्डिंग फिर आप अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करते चले जाते हैं। इस सेशन के अंदर जो हमारा इंग्लिश ग्रामर सेशन होगा, इसमें हम दोनों चीज़ों को लेकर चलेंगे इंशाल्लाह। यानी हम इसमें बिल्कुल बेसिक भी सीखेंगे, आपको एक सीक्वेंस के साथ में लेके चलूंगा ताकि जो बिगनर है, जिसे बिल्कुल ही नहीं आता, वो भी जब ये सेशन कंप्लीट करे तो उसे 100% चीज़ें आती हों। और जिस बंदे को पहले चीज़ें आती हैं, यकीनन यहाँ पे उसे बहुत सारी चीज़ें हम पिछली जो हैं वो चेंज भी करवाएंगे। लेकिन बहरहाल जिसे ऑलरेडी चीज़ें आती हैं उससे भी हम इस तरह से लेके चलेंगे इंशाल्लाह कि वो भी इम्प्रूव करे। यानी उसकी यहाँ पे प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस के दौरान उसे अंदाज़ा भी हो जाएगा कि मेरे वीक पॉइंट्स कौन से हैं, फिर उन वीक पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आप चीज़ों को बेहतर कर लेंगे। तो बहरहाल लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज पोर्शन।
हम जो कुछ बोल रहे होते हैं आमतौर पे वो अल्फाज का मजमूआ होता है। यानी इंग्लिश ग्रामर आपकी स्टार्ट होती है एबीसी से, या इंग्लिश आपकी एबीसी से स्टार्ट होती है, उन्हें आप कहते हैं लेटर्स। लेटर्स कंबाइन होते हैं, वर्ड्स बनता है, वर्ड्स बनते हैं, और उन वर्ड्स के मिलाने से आपके पास एक सेंटेंस बन रहा होता है। सेंटेंस, फिक्रा या जुमला, अगर हम उसकी सेंस देखें तो उसकी डिफरेंट टाइप्स बनती हैं। अगर तो वो सिंपल आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो हम उसे कहेंगे असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, और उर्दू में उसे आप कहेंगे बयानिया फिक्रा। यानी जो जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि अहमद इज हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। अहमद एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है, या आप जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, तो दैट इज डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। सेकेंडली, अगर आप उसमें क्वेश्चन की सेंस है, कुछ पूछा जा रहा है, तो दैट वुड बी द इंट्रोगेटिव, कि हु आर यू, हाउ आर यू, इंट्रोगेटिव आर सवालिया। थर्ड वन, सेंटेंस में आप कोई ऑर्डर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं गो आउट, गिव मी वाटर, लिसन, लिसन टू द टॉपिक, या कोई भी आप जब ऑर्डर करते हैं तो उसे आप कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस, हुक्म या फिक्रा। इसकी सब टॉपिक भी बनता है, और इसको एक और टाइप के तौर पे भी हम लेते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, जिसमें आप दुआया फिक्रा शामिल करते हैं, कि जिसमें मे वाले फिक्रे होते हैं। मे अल्लाह हेल्प यू, मे यू सक्सीड, यानी जो दुआया फिक्रे होते हैं उन्हें आप ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। अगर उसको आप अलग से कैटेगरी ले, और अगर आप अलग से कैटेगरी नहीं बनाते तो उसे इम्पेरेटिव की कैटेगरी में भी फॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टाइप आती है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसमें आप कोई सडन एक्सप्रेशन देते हैं, कोई खुशी का इजहार करते हैं, गमी का इजहार करते हैं, हैरानगी का इजहार करते हैं, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि आपके सडन एक्सप्रेशंस होने चाहिए। जो अचानक आपके मुंह से अल्फाज निकलते हैं उन्हें आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। यानी आप कोई चीज, खूबसूरत चीज देखते हैं, आप कहते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल ही इज, व्हाट अ वंडरफुल, यानी। या फिर खुशी का इजहार हो तो हाउ, वाओ। दुख का इजहार हो तो अलास, उफ, आह, यानी कुछ भी। तो आप खुशी गमी का जो इजहार करते हैं उसके लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यूज हो। अब हमारा जो सेंटेंस है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक इंफॉर्मेशन, और एक वो इंफॉर्मेशन जिस बंदे के बारे में हो, वो पर्सन या वो चीज। यानी एक इंफॉर्मेशन होगी, और एक जिस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन होगी वो चीज। जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए उसे आप कहते हैं सब्जेक्ट, और जो इंफॉर्मेशन हो उसे आप कहते हैं प्रेडिकेट। फॉर एग्जाम्पल, हमें इंफॉर्मेशन दी गई कि अहमद इज अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। अहमद इज अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, तो अहमद के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है। जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए दैट वुड बी द सब्जेक्ट। अहमद क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और इज अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, ये इंफॉर्मेशन है सब्जेक्ट के बारे में, इसे आप कहेंगे प्रेडिकेट। तो ये हमारे पास आ गया जी सेंटेंस और इसका पार्ट। मैं जो कुछ बोल रहा हूं ये है स्पीच, तकरीर, यानी मेरी जो भी बात है वो स्पीच है। अगर इस फिक्रे को या वो जुमला जो मैं बोलूं उसको हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तोड़ दें, तो उसे आप कहेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास 8 होते हैं टोटल। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। बाज लोग, बाज फिलोसफर्स, बाज प्रोफेसर्स आपको
आपको नाइन्थ टाइप एज आर्टिकल भी पढ़ाएंगे, तो उसको आपने सीरियस नहीं लेना। आर्टिकल कॉमनली एज एन एडजेक्टिव ही यूज होता है, वो जब हम पढ़ेंगे तो मैं उसको इंशाल्लाह डिटेल से आपको बता दूँ। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में दो चीजें। एक तो पहले जो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते आए हैं अभी तक, आपको बताया जाता था कि ये लफ्ज नाउन है, आपको बताया जाता था ये चीज प्रोनाउन है, आपको बताया जाता था कि ये लफ्ज याद कर लो ये एडजेक्टिव है, ये लफ्ज याद कर लो ये एडवर्ब है। इन रियल ऐसा नहीं होता। कोई भी लफ्ज, सिर्फ लफ्ज अगर होगा तो आप नहीं बता सकते कि वो एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, या कोई भी। यानी पार्ट ऑफ स्पीच आप तब डिस्क्राइब कर सकते हैं जब वो स्पीच में हो, यानी कंप्लीट सेंटेंस बताया जाए अगर, देन उसका एक पार्ट आप बताएंगे कि यार ये वाला जो पार्ट है ये नाउन है, ये वाला पार्ट प्रोनाउन है, ये वाला वर्ब है, ये वाला एडवर्ब है, एटसेट्रा। अगर आपको एक लफ्ज बताया जाए और पूछा जाए वो लफ्ज आप बताएं, तो वो आप नहीं बता सकते, नहीं बताएंगे। हाँ, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने मैंने ये तीन सेंटेंस लिखे हुए हैं, आपने इसे ब्रेक डाउन करना है। आपके सामने है, दिस इज माई पेन, दिस पेन इज माइन, ही रन फास्ट। तो सबसे पहले आप का जो बेसिक नॉलेज है वो ज़रा टेस्ट करते हैं, देन फिर हम आगे पढ़ेंगे। तो पहला है, दिस इज माई पेन। तो आप बताएंगे कि दिस यहाँ पे कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? प्रोनाउन। ओके। इज क्या है? अच्छा, इसमें आप कोशिश करें कि सब लोग पार्टिसिपेट करें। हेल्पिंग। हेल्पिंग वर्ब, ओके। इसमें कोशिश करें कि सब लोग पार्टिसिपेट करें, ताकि आपको अपना आइडिया होता जाएगा। और जो वो बच्चे हैं कि जिन्होंने मेरे से पहले इंग्लिश ग्रामर पढ़ी है, वो थोड़ा सा कम कम बोलेंगे, ठीक है? क्योंकि लाजमी सी बात है, उनका ऑलरेडी जज किया जा चुका हुआ है। अच्छा जी। तो इज क्या हो गया आपके पास? हेल्पिंग वर्ब हो गया, गुड हो गया। मैं क्या होगा? मैं। जी जल्दी। माय प्रोनाउन है। मैं परमाना, गुड। जी, और कोई? एडजेक्टिव। ये कौन बोला? सर मैं। अली रजा, अली रजा। गुड हो गया। अली रजा कैसे एडजेक्टिव होगा? माए तो माए है ना भाई। आपने पढ़ा होगा, आई माई मी माइन वही अवरस अवर्स प्रोनाउंस में। तो माए तो प्रोनाउन नहीं होता। पॉजेसिव प्रोनाउन। हो वैसे प्रोनाउन, ओके, गुड हो गया। अच्छा जी, पेन क्या होगा हमारे पास यहाँ पे? ऑब्जेक्ट। 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 मेरे प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्पीच। ये नाउन मैम है। पेन भी नाउन है। हाँ, पेन एक। नाउन। जी बिल्कुल, पार्ट ऑफ स्पीच मैंने आपको 8 बताए हैं। उन 8 में से आपने जवाब देना है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ये पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है, खतीजा रहमान। अच्छा जी, इसको मैं बाद में बताता हूँ, अब अगले टेंस पे आ जाए। दिस पेन, तो यहाँ पे दिस क्या होगा? जल्दी से। प्रोनाउन। प्रोनाउन जजा, गुड। कोई और बचा? जल्दी से। सर प्रोनाउन। किसी को प्रोनाउन। किसी को कोई इख्तलाफ करे इससे कि नहीं जी प्रोनाउन नहीं, कुछ और है? कोई कंजक्शन प्रपोजिशन कुछ और बनाए इसको? है कोई? कोई नहीं, मतलब सब लोग मुझ। एडजेक्टिव। ये कौन बोला? हमना एहसान। हमना एडजेक्टिव सर। एडजेक्टिव कैसे हो गया भाई? एडजेक्टिव तो कहते हैं खूबी को, खामी को, तो ये कैसे हो गया? जी हमना। यू आर राइट। या एडजेक्टिव है यहाँ पे, कैसे है वो बाद में डिस्कस करते हैं। सर ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा जो प्रोनाउन को मॉडिफाई करने के लिए यूज होता है। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ओके, गुड हो गया जी। पेन यहाँ पे क्या होगा?
आप पेन नाउन है यहाँ पे। पेन नाउन है, तो वो मुतफिका तौर पे, गुड हो गया। जी कोई कुछ कहने लगा है? ओके, नेक्स्ट इज आ गया दोबारा से। इज क्या होगा वो आप लोगों ने ऑलरेडी बताया। माइन क्या होगा यहाँ पे? चलें इज का भी पहले बता दें, इज क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब है। चलें जी, कोई सब मुतफिक है इस पे, किसी का कोई इख्तलाफ? ठीक है, माइन पे आ जाएं। माइन क्या होगा जी? प्रोनाउन। प्रोनाउन। कोई इससे इख्तलाफ करेगा? कोई प्रोनाउन के अलावा कुछ कहेगा? पोजेशन। पोजेशन भाई पार्ट्स ऑफ सर स्पीच नहीं है बच्चे, मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच में से पूछा है। सर प्रो नहीं है ये। प्रोनाउन ही, ओके, टू गुड। सर पॉजेसिव प्रोनाउन। देखो तो चंगा बात करना बच्चा ही कहाँ चली। ठीक है जी, इसमें सबसे पहले हम अपना फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास है दिस इज माई पेन। तो दिस यहाँ पे प्रोनाउन है, इज है वर्ब। अब याद रखें, हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं? जो वर्ब की हेल्प करे। तो यहाँ पे वर्ब है कोई? दिस इज माई पेन में कोई वर्ब है? नो सर। जहां पे वर्ब नहीं होगा तो क्या उसका हेल्पर होगा? नहीं। भाई हेल्पिंग वर्ब तो तब होगा ना जब वर्ब मौजूद हो, तो फिर उसके हेल्प के लिए कोई मौजूद होगा। जब असल वर्ब मौजूद ना हो तो तब आप ये नहीं कह सकते कि दैट इज द हेल्पिंग वर्ब, नहीं। तो देन इज क्या है यहाँ पे? एज अ कंप्लीट वर्ब यूज हो रहा है। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब या डिफरेंट टर्म्स आप यूज करेंगे, बहरहाल इज यहाँ पे वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब तब होता है जब ऑलरेडी वर्ब मौजूद हो, उसकी जो हेल्प करेगा वो हेल्पिंग वर्ब होगा। जब वर्ब नहीं तो इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट आ गया माई। तकरीबन मैक्सिमम ने इसे प्रोनाउन कहा। प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है? प्रोनाउन कहते हैं दैट यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। जो नाउन जब जो नाउन को चेंज करके उसकी जगह पे आता है, उसे प्रोनाउन कहते हैं। अब इस सेंटेंस में पेन क्या है? जरा ना जल्दी जल्दी मेरा साथ देते जाए, हमने ज्यादा पढ़ना है, टाइम कम है हमारे पास। नाउन। पेन है नाउन। तो नाउन मौजूद है। हमने जो प्रोनाउन की डेफिनेशन पढ़ी हुई है, आप सबने यही पढ़ी होगी कि जो नाउन को चेंज करके उसकी जगह पे आता है, जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो, उसे प्रोनाउन कहते हैं। यहाँ पे तो नाउन मौजूद है। जब नाउन मौजूद है तो मतलब ये कि उसको चेंज नहीं किया गया। मतलब ये कि माई प्रोनाउन नहीं हो सकता। है ना मुश्किल बात? क्यों नहीं हो सकता? अब क्योंकि नाउन चेंज ही नहीं हुआ, नाउन की जगह पे नहीं आया। तो नाउन की जगह पे नहीं आया तो प्रोनाउन नहीं है। तो फिर क्या है? जो नाउन के साथ आता है, नाउन को एक्सप्लेन करता है, नाउन का जो मीनिंग है उसको मॉडिफाई करता है, उसे आप कहते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। जो नाउन को मॉडिफाई करे। नफीस में हूँ, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, अगर किसी को चाहिए हुई तो आई विल प्रोवाइड दैट, नो इशू। ओके, तो दिस इज माई पेन में माई क्या है? एडजेक्टिव। जो नाउन को मॉडिफाई करे उसे आप कहते हैं एडजेक्टिव। अब अगले टेंस पे आ जाए। दिस पेन इज माइन। यहाँ पे दिस प्रोनाउन नहीं है। ऊपर हमने दिस को क्या पढ़ा था? प्रोनाउन पढ़ा था। दिस इज माई पेन में दिस क्या था? प्रोनाउन। दिस पेन इज माइन, यहाँ पे नाउन मौजूद है दिस के साथ। तो जिसके साथ नाउन मौजूद हो वो प्रोनाउन नहीं हो सकता। प्रोनाउन के साथ अटैच हो के कभी भी नाउन नहीं आ सकता, नहीं आता। जो नाउन के साथ आए उसे आप एडजेक्टिव ही कहते हैं। तो यहाँ पे दिस पेन में दिस क्या है? एडजेक्टिव है।
ओके, तो दिस मैन इज माइन में दिस क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है। पेन क्या हो गया, नाउन हो गया। इज हमारे पास वर्ब आ गया, और माइन क्या है, माइन हमारे पास प्रोनाउन हो गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है ही रन्स फास्ट। यहाँ पे ही प्रोनाउन है, रन्स वर्ब हो गया, फास्ट क्या होगा? एडजेक्टिव। एडवर्ब। एडवर्ब। एडवर्ब कैसे होगा भाई? बल्कि पहले जिन्होंने एडजेक्टिव कहा पहले वो बताइए, जिसने एडजेक्टिव कहा वो बताया कि एडजेक्टिव किस तरह से है। सर वर्ब बताइए। है। ओके, एडवर्ब वाले बताएंगे एडवर्ब किस तरह से है। से तो ये क्योंकि वो वर्ब को मॉडिफाई वर्ब को डिफाइन कर रहा है। कर रहा है। ओके, अपने माइक से म्यूट रखिएगा। ओके, तो क्या समझ आया कि जो वर्ब को मॉडिफाई करता है उसे एडवर्ब कहते हैं। तो फास्ट यहाँ पे क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। अगर हम एक और सेंटेंस करें, हम कहें कि फास्ट हॉर्स इज रनिंग, फास्ट हॉर्स इज रनिंग, तो वो हमारे पास क्या होगा? एडजेक्टिव होता है सर। एक मिनट, जस्ट अ मिनट में लिख लेते हैं। फास्ट हॉर्स इज रनिंग। तो यहाँ यहाँ पे जल्दी से बताइए, एडजेक्टिव। यहाँ पे फास्ट क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। फास्ट एडजेक्टिव। अभी तो हमने फास्ट को एडवर्ब पढ़ा था। एडजेक्टिव। अभी तो हमने पढ़ा था कि जो फास्ट है वर्ब है। सर क्योंकि वो तो वर्ब वो हाँ, नाउन से मॉडिफाई कर रहा था, वहाँ वो वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा था। ये चीज मतलब ये है कि मेरी क्लास में सियाने बच्चे बैठे हुए हैं, दैट्स टू गुड, माशाल्लाह। ओके, यानी यहां से हमने दो बातें सीखी। ही रन्स फास्ट में फास्ट क्या है, एडवर्ब है। क्यों? क्योंकि वो रन को मॉडिफाई कर रहा है। और फास्ट हॉर्स इज रनिंग में फास्ट क्या है, एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि वो हॉर्स को यानी नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। हमें इससे समझ के आया कि लफ्ज अहम नहीं है, उनकी वर्किंग अहम है। यानी आपने लफ्ज याद नहीं किए, तो अगर अपने लफ्ज याद किए होते तो आप फास्ट को दोनों दफा एक ही कहते, दोनों दफा एडजेक्टिव कहते या दोनों दफा एडवर्ब कहते। आपने फास्ट पढ़ा, एक दफा आपने उसको एडजेक्टिव कहा, एक दफा आपने एडवर्ब पढ़ा। आपने दिस देखा, एक दफा दिस को आपने प्रोनाउन कहा, एक दफा दिस को आपने एडजेक्टिव कहा। तो हमने इससे सीखा क्या कि पार्ट्स ऑफ स्पीच याद नहीं किए जाते। पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले जो लफ्ज हैं या जो उसकी मिसालें हैं वो हम याद नहीं कर सकते। हमने उसका फंक्शन याद करना है और उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग हमने डिफाइन करना है। अगर कोई हमें ये पूछे कि दिस क्या है, तो हम नहीं बता सकते। हमने उसकी उसका फंक्शन देखना है, उसकी वर्किंग देखनी है, उसकी वर्किंग के अकॉर्डिंग फिर हम डिफाइन करेंगे कि आया ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये वर्ब है, ये एडवर्ब। मैं नाउन को भी आप दूसरे यूजेज में दिखाऊंगा कि जो आपको ये लगता है कि फॉर एग्जांपल कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर आपको क्या लगता है, नाउन, और यकीनन नाउन है। लेकिन मैं कंप्यूटर को एज एन एडजेक्टिव भी उसका यूजेज दिखाऊंगा आपको, या दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के तौर पे भी आपको यूजेज दिखाऊंगा, सिखाऊंगा। तो मतलब ये कि लफ्ज हमने याद नहीं करने, पार्ट्स ऑफ स्पीच में जस्ट आपकी अपने एबिलिटी को डेवलप करना है कि आप आइडेंटिफाई करें, आप देखें, और देन फिर हम उसके अकॉर्डिंग डिफाइन करते जाएंगे। यहाँ तक को कन्फ्यूजन कोई सवाल किसी का है तो पूछ सकते हैं जी। अच्छा, एक बच्चे का सवाल आया हुआ था कि मैंने जब बताया कि प्रेडिकेट, तो उन्होंने कहा कि प्रेडिकेट और ऑब्जेक्ट में क्या फर्क है। प्रेडिकेट सब्जेक्ट के अलावा जितना भी हिस्सा है वो सारे का सारा क्या है, प्रेडिकेट है। यानी अहमद इज अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट में अहमद क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के अलावा जितना भी पोर्शन है वो सारे का सारा प्रेडिकेट है। यानी इज अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, ये सारे का सारा प्रेडिकेट है। ही गिव्स अली अ 10 रुपी नोट, इसमें ही क्या है, आपका सब्जेक्ट है।
गिव्स अली अ 10 रुपी नोट। ये हमारे पास क्या है जी? प्रेडिकेट। हार्ड। कोई और सेंटेंस देखते हैं। कौन सा सेंटेंस? आप कहते हैं दिस इज योर बुक। अब दिस इज योर बुक, दिस क्या है हमारे पास? सब्जेक्ट। या दिस बुक में, दिस बुक हमारे पास क्या सब्जेक्ट? इज योर्स प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, आई हर्ट माई सेल्फ में आई क्या है? सब्जेक्ट है। हर्ट माई सेल्फ क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। यानी सब्जेक्ट के अलावा बाकी जितना भी है वो प्रेडिकेट है। जबकि वो लफ्ज या वो चीज जिस पे काम किया जा रहा होता है उसे आप ऑब्जेक्ट कहते हैं। जिस पे एग्जैक्ट काम किया जा रहा हो उससे आप ऑब्जेक्ट कहते हैं। हमारे पास एक सेंटेंस है, ही गिव्स अली अ 10 रुपी नोट। तो इसमें आप बताएंगे कि ऑब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट क्या है? नोट सर। जी, कोई और जल्दी से। जिसकी इंग्लिश से बैकग्राउंड है ना वो जरा हैंड रेज करे, मुझे पता चले कि अली। बल्कि आखिर में से बल्कि पूछता हूँ, ये चीजें छोड़ें। जी। सर नोट। अली। अली, ओके। नोट। और कोई जल्दी से जल्दी से। नोट। 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 नोट अली। अगर मैं कहूं कि ये दोनों हैं तो फिर हो सकता है? नो सर, अली सब्जेक्ट ना हुआ। नहीं बच्चे, हो अली सकता है सब्जेक्ट कैसे हो गया? ही सब्जेक्ट है ना भाई। ही। सर, काम अली पे हो रहा है और जिसके जरिए किया जा रहा है वो नोट है, तो दोनों हो सकते हैं। ये सियाना बंदा बोला कोई। दैट्स टू गुड। मतलब ये है कि इंग्लिश पढ़ने और पढ़ाने दोनों का मजा आएगा, क्योंकि पढ़ाने वाला बंदा भी समझदार है और पढ़ने वाले भी अगर समझदार होंगे तो फिर तो ज्यादा मजा आएगा ना भाई। क्या ख्याल है? आपको लगता है ना इंग्लिश ग्रामर आ जाएगी आपको इंशाल्लाह? इंशाल्लाह सर। ये 2-3 दिन की गेम है सारी। ओके। ही गिव्स अली अ 10 रुपी नोट। यानी उसने अली को 10 रुपए का नोट दिया। अली पे भी काम हो रहा है, नोट पे भी काम हो रहा है, तो अली भी ऑब्जेक्ट है, 10 रुपी नोट भी ऑब्जेक्ट है। दोनों ऑब्जेक्ट है। अब इसमें एक है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो नॉन लिविंग थिंग होती है उस पर डायरेक्टली काम होता है। जब एक लिविंग हो और एक नॉन लिविंग हो, उसमें जो बेजान चीज है यानी 10 रुपी नोट है, उस पर बकायदा काम हो रहा है कि उसको पकड़ाया जा रहा है, उसको दिया जा रहा है। लेके फिर किसको रहे हैं? नोट को ना। उसको हमने पकड़ा, उसको आगे दिया, यानी बकायदा जो काम हो रहा है वो नोट पे हो रहा है। तो जो 10 रुपी नोट, ये आपका ऑब्जेक्ट है। 10 रुपी नोट आपका ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। 10 रुपी नोट आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और वो नोट दिया किसको जा रहा है? अली को दिया जा रहा है, तो अली क्या होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी अगर दो ऑब्जेक्ट हो और उसमें एक लिविंग हो एक नॉन लिविंग हो, तो उसमें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा एक इनडायरेक्ट होगा। जो जिंदा चीज होगी वो इनडायरेक्ट होगी, जो बेजान चीज होगी नॉन लिविंग थिंग होगी वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ओके। यस सर। कोई परेशानी हो किसी को तो पूछ सकता है जी। नो सर। ओके, टू गुड। साथ कहे ना कि सर आपने पढ़ाया इतना अच्छा है कि मुझे, हमें समझ सारी आ गई। ओके। नहीं खुश रहें। सर। खुश रहें जी, खुश रहें। ओके। अच्छा जी, अब देखते हैं हम अपने फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच को, यानी नाउन। नाउन, अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, एक्शन और स्टेट इज कॉल्ड नाउन। नाउन क्या है? अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। नेम ऑफ पर्सन, अली, अहमद, बॉय, गर्ल। प्लेस, लाहौर, सिटी, स्कूल। थिंक, बुक, टेबल। क्वालिटी,
ऑनेस्टी, ब्रेवरी, एक्शन, लाफ्टर, हंसी, स्टेट, चाइल्डहुड, यूथ, एटसेट्रा। तो ये सारे के सारे हमारे पास नाउन होते हैं। परेशान नहीं होना, अभी देख लेते हैं इसको। नाउन मजे की चीज है, बेसिक सी चीज है, आपको आती है। इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस भी नहीं। यानी नाउन को हम ब्रॉडली अगर डिवाइड करें तो हम दो टाइप्स में करते हैं, कॉमन या प्रॉपर। अगर तो स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस या थिंग हो तो उसे आप प्रॉपर नाउन कहते हैं, जिस तरह लाहौर, कराची, अहमद, एहतिशाम। स्पेसिफिक पर्सन, स्पेशल। या थिंक, कोई स्पेसिफिक थिंग हो, जिस तरह आप कहते हैं फिजिक्स की किताब, फिजिक्स बुक, तो वो क्या हो गई, स्पेसिफिक थिंग। तो जो स्पेसिफिक चीज होगी उसे आप कहेंगे प्रॉपर नाउन। जो जनरल थिंग है, जिस तरह आप कहते हैं कंप्यूटर, टेबल, चेयर, गर्ल, बॉय, सिटी। अब सिटी कोई भी हो सकता है, लड़की कोई भी हो सकती है, लड़का कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर उस लड़की को हमने नाम दे दिया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने नाम दे दिया जुनैरा, तो वो खास हो गया। तो जो खास हो गया वो हमारे पास क्या हुआ, प्रॉपर। अगर वो आम रहा, कॉमन नाउन। यानी गर्ल हुआ तो कॉमन, अगर उसको हमने कोई नाम दे दिया, स्पेसिफाई कर दिया, तो वो प्रॉपर। तो ये कॉमन और प्रॉपर हो गया। अगर हम इसको किसी और कैटेगरी के अकॉर्डिंग देखें कि आया इसको काउंट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, तो जिस चीज को काउंट किया जा सकता है उसे काउंटेबल कहेंगे, जिस तरह बुक, जिस तरह कंप्यूटर। जिसको काउंट नहीं किया जा सकता उसे आप अनकाउंटेबल कहेंगे, जिस तरह वाटर। जिस चीज को काउंट किया जा सके तो लाजमी सी बात है उसका सिंगुलर भी होगा, उसका प्लूरल भी होगा। यानी लड़का, बॉय। अब बॉय सिंगल भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। यानी जो काउंट किया जा सके वो सिंगुलर भी होता है, वो प्लूरल भी होता है। कंप्यूटर एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। पानी नहीं हो सकता, पानी एक दो तीन नहीं हो सकता, पानी पानी होगा। तो जिस चीज को काउंट किया जा सके उसका सिंगुलर भी होगा, उसका प्लूरल भी होगा। यानी सिंगुलर और प्लूरल सिर्फ काउंटेबल के एग्जिस्ट करते हैं, अनकाउंटेबल का कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं होता। आमतौर पे हम नाउन को जेंडर बेस भी डिवाइड करते हैं कि अगर तो जिंदा चीज हुई तो आप उसे कहेंगे या तो वो मेल है या फीमेल है। अगर मेल हुआ तो मस्कुलाइन, अगर फीमेल हुई तो फेमिनाइन। अच्छा, इसको हम मजीद पढ़ेंगे, काउंटेबल अनकाउंटेबल को, जेंडर को, इसको हम मजीद भी पढ़ते जाएंगे। ठीक है, ये अभी मैं आपको एक इंट्रोडक्शन से दे रहा हूँ ताकि चीज़ें आपकी हो जाए। इनके रूल्स, नाउन अच्छा खासा लंबा टॉपिक है, तो इसके रूल्स वगैरह सारे हम पढ़ेंगे आगे इंशाल्लाह। अभी फिलहाल मैं आपका वो एक ना माइंड डेवलप कर रहा हूँ, एक ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लें, यूँ समझ लें। ओके, जेंडर अगर लिविंग थिंग है तो या तो वो मेल होगा या फीमेल होगा, होगी। मेल होगा तो मस्कुलाइन भी, फीमेल हो तो फेमिनाइन। लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो ना तो मेल है ना फीमेल है, यानी बेजान चीजें। कि जो फॉर एग्जांपल बुक, तो जो ना तो मेल है ना फीमेल है, यानी जिसका कोई जेंडर ही नहीं, तो उससे आप क्या कहते हैं, न्यूटर जेंडर। न्यूटर, न्यूट्रल या न्यूटर, यानी जो ना तो मेल हो ना फीमेल हो, यानी कि जिसका जेंडर ही ना हो, उसे आप क्या कहेंगे, न्यूट्रल जेंडर। और जो मेल भी हो सके फीमेल भी हो सकता है, ऐसा लफ्ज जो मेल के लिए भी यूज हो, फीमेल के लिए भी यूज हो, उसे आप कहते हैं कॉमन जेंडर। जिस तरह आप कहते हैं स्टूडेंट, आप स्टूडेंट मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। डॉक्टर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। और लॉयर, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, यानी कोई भी ऐसा लफ्ज जो मेल भी हो फीमेल भी हो सकता है, उसे आप कहेंगे कॉमन जेंडर। मेल, अच्छा मस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन, न्यूटर। थोड़ा सा मजीद समझने की कोशिश करते हैं। बार दफा इस तरह से होता है कि हमें, हमारा दिल करता है कि किसी बेजान चीज को या किसी बेजान चीज की किसी खूबी को हम पर्सोनिफाई करें, इंसानी नाम दें। जैसे हमने सूरज की किरणों को कोई नाम देना है, मौसम की खूबी बयान करनी है, या जिस तरह शायर लोग ने क्या करना है,
कि मौसम बहार की जो खूबसूरती है उसको महबूबा की खूबसूरती डिक्लेयर करना है। सूरज की तपश को जालिम की तपश कहना है। तो यानी हम पर्सोनिफाई करते हैं। पर्सोनिफिकेशन का कंसेप्ट आपने पढ़ा हुआ होगा, कि यानी किसी चीज को इंसानी खूबी दे देना उसे पर्सोनिफाई करना कहलाता है। इस इंग्लिश में इसके लिए टर्म यूज होती है पर्सोनिफिकेशन। जाम साहब ना करें बच्चों वाले काम। पर्सोनिफिकेशन, जब आप चीजों को पर्सोनिफाई करते हैं तो देन फिर लाजमी सी बात है उसे आप मेल फीमेल भी करना पड़ेगा आपको। तो उसे फीमेल या मेल किस तरह से डिक्लेयर करेंगे? अगर तो वो चीज हो सख्त जान, ताकत की पहचान, यानी को पावर से रिलेटेड हो, वायलेंस से रिलेटेड हो, सख्ती से मुतल्लिक हो, तो उसे क्या कहेंगे जी? मेल या फीमेल? मेल। मेल। ये खूबियां हमने मेल को दी हुई हैं, वायलेंस, सख्ती, हार्डनेस। तो वो मेल की तरफ चला जाएगा। जैसे अब उसमें क्या होगा? सूरज, सूरज सख्ती की अलामत है, तपश। मौसम सरमा, विंटर, सर्दी सख्त है, गर्मी सख्त है। यानी जो इस किस्म की चीजें होंगी जो सख्ती वाली होंगी उसे हम क्या कर देंगे जी? मेल साइड पे ले जाएंगे। यानी जब वो उसको यूज करेंगे तो उसके लिए हिज वगैरह का लफ्ज यूज करेंगे। यानी पर्सोनिफाई करेंगे तो मेल साइड पे यानी मस्कुलाइन के तौर पे करेंगे। अगर हो ब्यूटी, खूबसूरती, या नाजुकी, नरमी, तो फिर किस साइड पे करेंगे उसे? फीमेल साइड पे। फीमेल, फेमिनाइन। फेमिनाइन साइड पे। यानी चांद, चांद की रोशनी, चांद की खूबसूरती दोनों माइल्ड होती हैं, पुरसुकून होती है, तो फेमिनाइन। मून क्या होगा? फेमिनाइन। मौसम बहार, सुकून, कोई सख्ती नहीं है उसमें। मौसम खजा, सख्ती नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगे? फेमिनाइन। तो ये जरा सा कंसेप्ट अपने जहन में रखना है। नेक्स्ट हम इसको मजीद एग्जांपल्स के जरिए से मुख्तलिफ तरीके से इंशाल्लाह पढ़ेंगे आगे भी। अच्छा जी, देन फिर हमारे पास चीजें या जो हम नॉन पढ़ रहे हैं वो दो तरह से है ना। या तो उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है या फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर तो फिजिकल एग्जिस्टेंस होगी तो कंक्रीट नाउन, यानी जिसे छुआ जा सकता है, जिसे महसूस किया जा सकता है, पकड़ा जा सकता है, सॉरी, जिसे टच किया जा सके, टचेबल थिंग जो है वो क्या है? कंक्रीट नाउन। और अगर उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, आप जस्ट उसे फील कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया, ब्यूटी, यूथ, ब्रेवरी, ऑनेस्टी, क्या आप इसे जस्ट फील कर सकते हैं, तो इसे आप कहेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस हो कंक्रीट, जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आप मुझे यहाँ पे ये बताएं कि बुक क्या होगा? बुक कौन सा नाउन है? जल्दी से बताना। कंक्रीट नाउन। concrete, बुक कंक्रीट नाउन है। क्या बुक कॉमन नाउन है? Yes, sir. यस क्या सर। बुक यस काउंटेबल नाउन सर। है? यस सर। Yes, sir. yes sir, यहाँ से एक और चीज भी हमें पता चल गई कि कोई एक लफ्ज, कोई एक नाउन, कोई एक चीज एक से ज्यादा नाउन की टाइप्स में भी लाई कर सकती है। एक ही लफ्ज, एक ही वर्ड कॉमन नाउन भी है, काउंटेबल नाउन भी है, कंक्रीट नाउन भी है। ठीक है, यानी यहाँ पे भी आपने वो लिमिट नहीं लगा देनी कि भाई इसे हमने कॉमन नाउन पढ़ा था तो ये तो कॉमन नाउन है, नहीं। वो ही कॉमन नाउन काउंटेबल नाउन भी हो सकता है, वही कॉमन नाउन कंक्रीट नाउन भी हो सकता है। ठीक हो गया? अच्छा जी, कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट का तो आइडिया क्लियर हो गया। मटेरियल,
कंक्रीट नाउन और मटेरियल नाउन ये आपको तंग करते हैं। किस तरह से? कंक्रीट नाउन कोई भी ऐसी चीज जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है उसे आप कहेंगे कंक्रीट नाउन। और वो कंक्रीट नाउन जिस चीज से मिलकर बना हो उसे आप कहते हैं मटेरियल नाउन। कंक्रीट नाउन जिस चीज से मिलकर बना है उसे आप कहेंगे मटेरियल नाउन। जैसे बुक किससे मिलकर बनी है? बुक किस चीज से बनी हुई है? जल्दी पेपर पेपर से। कागज कागज, पेपर। पेपर क्या है? मटेरियल नाउन। मट आपका टेबल, टेबल क्या है? कंक्रीट नाउन। टेबल बना किस चीज से हुआ है? wood वुड वुड से, लकड़ी लकड़ी से। तो वुड क्या हो गया? मटेरियल नाउन। या मटेरियल या वो प्लास्टिक से भी हो, प्लास्टिक का टेबल भी हो सकता है। तो प्लास्टिक क्या होगा? मटेरियल सीरियल नाम वो ग्लास का भी हो सकता है टेबल। तो ग्लास क्या होगा? मटेरियल मटेरियल। यानी जिस चीज से भी कोई दूसरी चीज, यानी कोई भी मटेरियल जिससे कोई भी चीज बनी हुई होगी या बनती है उसे आप मटेरियल नाउन कहते हैं। ठीक हो गया? अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या था? अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन, स्टेट। वो हमने पढ़ा था कि जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। क्वालिटी हमने पढ़ ली थी, जिस तरह ऑनेस्टी, ब्रेवरी। स्टेट में आ गया, स्टेट आपकी कौन सी होती है? चाइल्डहुड, बचपन, जवानी, ये आपकी स्टेट है। एक्शन, जिस तरह हंसी, लाफ्टर, ये एक्शन है। हंसी एक एक्शन हो रहा होता है। तो क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। आपके सामने एक सेंटेंस है, द कंट्री डेवलप्स ड्यू टू इट्स यूथ। तो यहाँ पे यूथ क्या होगा? abstract abstract noun, ओके। पॉवर्टी डिस्ट्रॉयड हिज यूथ एंड ब्यूटी। तो यहाँ पे यूथ क्या होगा? abstract now abstract noun, अच्छा देखें, मटेरियल नहीं ज्यादा मटेरियल कहाँ से आ गया? जवानी से क्या चीज बनेगी? अच्छा, जो पहला सेंटेंस है उसको आप देखें, द कंट्री डेवलप्स ड्यू टू इट्स यूथ। मुल्क अपने नौजवानों की वजह से तरक्की करता है। तो यूथ यहाँ पे नौजवान है और वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं होते। यूथ यहाँ पे नौजवानों के लिए है, वो कलेक्टिव नाउन है या कॉमन नाउन आप कह लेंगे, यानी कोई और टाइप आ जाएगी। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं होगा, कलेक्टिव नाउन होगा। अगर आप सेकंड सेंटेंस देखें तो वो क्या है? पॉवर्टी डिस्ट्रॉयड हिज यूथ एंड ब्यूटी। गुर्बत ने उसकी जवानी तबाह कर दी। अब जवानी उसकी स्टेट है। जब जवानी का मीनिंग आया, उसकी स्टेट की बात आई, देन इट इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऊपर यूथ आया था नौजवानों को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो वो कलेक्टिव नाउन। मेरी बात नहीं भूलनी कि लफ्ज नहीं याद करने, और ये भी नहीं सोचना कि अभी मैंने एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ाया है तो उसके बाद मैं जो पूछूंगा वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही होगा। मैंने आपको इंशाल्लाह ग्रामर गुरु को बनाना है और वो मैं आपको बना दूंगा, परेशान नहीं होना। क्लास में ही चीज़ें हम इतनी डिस्कस कर लेंगे, इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे। शायद आपने, मैंने दो चार स्लाइड्स मूव की थी, आपको आइडिया हो गया होगा कि क्लास के अंदर ही मैंने आपकी एक्सरसाइजेज ऐड की हुई हैं। हर जो आप पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे उसकी एक्सरसाइज है, बल्कि नहीं, हर जो पार्ट ऑफ स्पीच के आगे सब पार्ट्स बनाए हुए हैं। जिस तरह नाउन, नाउन के आगे हम केसेस पढ़ेंगे, यानी नाउन के डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे। उसमें हमने उसके यानी एक तो रूल्स पढ़ लिए, नेक्स्ट आपके उसके केसेस वगैरह आ जाएंगे। तो यानी हर पार्ट और पार्ट से रिलेटेड रूल्स, और फिर उनकी एग्जांपल, फिर वहां पे आगे उसकी क्विज अटैच होंगे। यानी हर पार्ट ऑफ स्पीच के आखिर पे क्लास के अंदर ही पूरी 2-4 मिनट का आपकी प्रैक्टिस भी होगी। साथ साथ मैं जो आपको सेंटेंस यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स के तौर पे दिए गए होते हैं, जिस तरह मैंने आज आपसे पूछा, नेक्स्ट उसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी होंगी।
नेक्स्ट उसमें इस किस्म की चीज़ें भी होंगी कि मैंने फिक्रा गलत लिखा हुआ होगा, मैं उससे आपको ठीक भी करवा रहा हूँ। यानी आपकी जो प्रैक्टिस होगी वो क्लास के अंदर ही हो रही होगी इंशाल्लाह। सर एक क्वेश्चन है, आपने कहा है कि मटेरियल नाउन कंक्रीट नाउन मतलब होगा उसमें, ठीक है? जी। तो अगर जो है कंक्रीट नाउन ना हो तो वो मटेरियल नाउन हो सकता है? हाँ, हो सकता है, लेकिन यानी प्लास्टिक को हम मटेरियल नाउन ही कहेंगे ना, प्लास्टिक तो मटेरियल ही होता है। लेकिन अगर सेंटेंस के अंदर आया तो ऑफ कोर्स वो कंक्रीट के साथ ही आएगा। ठीक है जैसे अगर सर मेरा एक क्वेश्चन है जी जी बच्चे। कि पॉवर्टी, यूथ और ब्यूटी ये तीनों तो अब्स्ट्रैक्ट है, मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि एक सेंटेंस में एक से ज्यादा मतलब वो आ सकते हैं नाउन? एक सेंटेंस में एक से ज्यादा नाउन आते हैं तो ये क्योंकि तीनों अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, हाँ पॉवर्टी भी, यूथ और ब्यूटी। हाँ बिल्कुल। और मजे की चीज, चले मुझे आपने एक बड़ी अच्छी चीज याद करवाई। नाउन को याद करने की एक और मजे की चीज, या हमने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पढ़ा, आगे हम थोड़ी सी इस पे बहस मजीद भी करेंगे इंशाल्लाह कल की क्लास में। आपका सब्जेक्ट वर्ड, आपका ऑब्जेक्ट वर्ड हमेशा नाउन होता है। आपका सब्जेक्ट वर्ड, आपका ऑब्जेक्ट वर्ड हमेशा नाउन होगा। आगे जब हम एक्सरसाइज करेंगे, आज हमने प्रैक्टिस कम की है, कल इंशाल्लाह पहले, आज हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ा है, कल पहले मैं आपकी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की प्रैक्टिस करवाऊंगा। फिर हम अगले पार्ट पे आएंगे, यानी बाकी ये जो चीज़ें पढ़ी हैं, कल हम नाउन की टाइप्स पढ़ के फिर पहले मैं इसकी आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगा, इसकी एक्सरसाइज करवाऊंगा। देन फिर हम नेक्स्ट मूव करेंगे, तो एक्सरसाइजेज आपके हर पोर्शन के साथ अटैच होंगे इंशाल्लाह। तो फिलहाल मजे की चीज़ या सर मजे ये का रूल। पहले वाले एग्जांपल में यूथ जो है वो दोबारा से बच्चे पूछे। सर ये पहले वाले एग्जांपल में यूथ कलेक्टिव नाउन कैसे है, प्लीज बताइएगा। यूथ नौजवानों को शो करने के लिए हो रहा है ना इस्तेमाल, तो नौजवानों का ग्रुप, यानी वो सिंगुलर वर्ड, कल हम इंशाल्लाह कलेक्टिव नाउन पे बहस करेंगे, ये चीज़ आपकी बड़ी मजे की क्लियर हो जाएगी, परेशान नहीं होना। अलबत्ता कलेक्टिव नाउन क्या है कि वो सिंगुलर नाउन जो ग्रुप ऑफ पीपल को शो करे। तो यूथ यहाँ पे सिंगुलर नाउन है, और ये एक कम्युनिटी को, एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए इसे हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। कलेक्टिव नाउन की जो डेफिनेशन मैंने बनाई है वो बड़े ना जहन में फिट कर लें। मैंने क्या बताया, सिंगुलर नाउन, यानी कलेक्टिव नाउन के लिए जरूरी चीज क्या है, सिंगुलर होना। बाकी इंशाल्लाह कल इस पे मैं बहस करूंगा तो मजा आएगा आपको। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर स्टार्स जो होंगे वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? स्टार का प्लूरल बनता है या नहीं बनता? सर कलेक्शन में ही आता है ये। स्टार का हमने स्टार, स्टार्स, स्टार्स किया ना, जी सर। तो उसे काउंटेबल कह देंगे। जी सर। अब उसकी आगे वो बन सकती है ना, यानी स्टार काउंटेबल्स भी तो हैं, और यानी सन एक जो सूरज है वो एक सितारा है। इस तरह जो फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स होंगे, एस्ट्रोनॉमी वाले स्टूडेंट्स होंगे, उन्होंने बहुत सारे उसके नाम याद किए हुए हैं, तो यानी काउंटिंग में आते हैं। अगर हम एज अ होल देखें तो बहुत सारे हैं, उसको हम नहीं काउंट कर पाते, लेकिन बहरहाल काउंटिंग में आते हैं ये। इसमें नेक्स्ट काउंटेबल नॉन काउंटेबल में भी कल भी इंशाल्लाह बहस चलेगी इस चीज पे। ओके, मजीद क्वेश्चन प्लीज जल्दी से।